नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज डेट है 19 अक्टूबर और आज के दिन इंडियन एक्सप्रेस के काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो रहने वाला है डॉक्टर दिलीप महालनाबिस के बारे में, जिनके आप मैं बता दूं कि जिन्होंने ट्रीटमेंट दिया था डायरिया का, उनकी आप कह सकते हैं अभी देहांत हो गया। तो उसी से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे टिपिंग पॉइंट्स ऑफ वार्मिंग का लेके, क्या रीजंस हैं या फिर कौन कौन से आप कह सकते हैं हमारे अर्थ में वो टिपिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो गर्मी है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या रीज़न है इसके, क्या सब कुछ हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और लास्ट आर्टिकल होगा हमारा सितंबर महीने के बारे में, क्योंकि सितंबर महीने को 5th वार्मेस्ट आप कह सकते हैं मंथ नोटिस करा गया है 143 ईयर्स के अंदर। तो ये सारी न्यूज़ है जो कि हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी लॉन्च करा अपना एंड्रॉयड ऐप कम्पीट, जहां पे आपके लिए और बेहतरीन तरीके से टेस्टिंग वगैरह हो पाएगी आपकी। 20 अक्टूबर से नए बैचेज स्टार्ट है, एनरोल कर लीजिएगा। साथ ही सी सेट के लिए भी यहाँ पे क्लासेस चालू हैं और आप लोग यहाँ पे ऑफर को वैलिड कर सकते हैं 24 अक्टूबर तक हमारा कोड यूज़ करके। सेम दोस्तों यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए भी बच्चे एनरोल कर सकते हैं खुद को। डिस्काउंट अभी चल रहा है काफ़ी अच्छा, 0% की ईएमआई पे आप लोग को ऑफर मिल रहे होंगे। और आपका 22 अक्टूबर सुबह 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैक्ट, जिसका फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। सेम दोस्तों अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है, दोबारा हम लोग लेके आए हैं आप लोग लिए, नवंबर 13 को सुबह 11 बजे होने वाली है। यहाँ पे जाके जरूर एनरोल कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओपी की जो क्लासेस हैं ये लाइव हो चुकी हैं, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए, और आप लोग के लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, ये भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसका फ़ायदा भी ज़रूर से उठाइएगा। अब देखिए दोस्तों, बात आती है डॉक्टर दिलीप महालनाबिस के बारे में। देखिए दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे ओआरटी को बताया था। बेसिकली ओआरटी क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। और ये दोस्तों डिहाइड्रेशन के लिए लाई गई थी, जो कि आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं कॉज करती है जो एक्विट डायरियल डिजीज़ है उसको। इनका यहाँ पे देहांत हो गया कोलकाता के अंदर इसी संडे को। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं डायरियल डिजीज़ में आपकी कॉलरा वगैरह आ गई, और ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर मोरालिटी रेट को इंक्रीज़ कर रही थी। और यही रीज़न है कि बच्चों में आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डेथ हुई थी जब कॉलरा फैला था भारत देश के अंदर। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है दोस्तों, ये कॉम्बिनेशन है क्लीन वाटर का, ग्लूकोज का, सॉल्ट का, और ये काफ़ी सिंपल और इफेक्टिव मेथड है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। देखिए दोस्तों, डॉक्टर संपादा टम्बोलकर जो कि प्रोफेसर हैं ओके एज अ पीडियाट्रिक एट डॉक्टर DY पटेल मेडिकल कॉलेज पुणे के अंदर। देखिए दोस्तों, इनके हिसाब से जो ये इनकी आप कह सकते हैं बेसिकली बातें इन्होंने कुछ उनके बारे में बोला है, क्योंकि ओरल रिहाइड्रेशन जो है दोस्तों, ये एक मेन स्टे आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट रहा था डायरियल डिजीज़ का बच्चों के अंदर बेसिकली। और इससे पहले ORT से पहले दोस्तों मात्र एक आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट था, और वो था इंट्रावीनियस फ्लूइड। और ये दोस्तों काफ़ी महंगा भी था, इतना सस्ता नहीं होता था, और ये ना ही ईजिली अवेलेबल था, तो हर एक इंसान तक ये चीज़ें पहुंचनी भी मुश्किल थी। लेकिन आफ्टर ORT दोस्तों इतना अच्छा आप कह सकते हैं इन्वेंशन हुआ कि घर घर ये चीज़ें पहुंची जा सकती थी। डॉक्टर महालनाबिस जो हैं दोस्तों, ये आते हैं ORC के साथ और काम करते हैं इसमें, जब ये काम कर रहे होते हैं ओवरफ्लोइंग रिफ्यूजी कैंप के अंदर ओके, जहाँ पे कॉलरा और डायरिया सब उस टाइम पे फैला हुआ था ड्यूरिंग 1971 बांग्लादेश लिबरेशन जब वॉर हुई थी उस टाइम पे। ये जानते थे कि जो सॉल्यूशन है शुगर और वाटर का, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है वाटर एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर, और वो इस चीज़ से बचा सकता है। इस कैंप के अंदर दोस्तों इनकी टीम ने प्रिपेयर करा था एक सॉल्यूशन सॉल्ट और ग्लूकोज का वाटर के साथ मिला के, और उसे स्टोर कर दिया था बहुत बड़े बड़े ड्रम्स में। और फिर जहाँ से जो भी लोग हैं जिनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो उन आप कह सकते हैं ड्रम्स को एक्सेस करके खुद ही यूज़ कर सकते हैं इसको, जिनसे कि डायरेक्टली उनकी हेल्प हो रही थी ओके। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि उसके बाद इस पूरे इंसिडेंट के बाद इन्होंने WHO को लिखा था बेसिकली, और बोला था कि जो ह्यूज अमाउंट का इंट्रावीनियस फ्लूइड है ये आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड है, प्लस जो प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की और लैक ऑफ ट्रेंड पर्सनल की, उसकी वजह से उनके एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंट करता है इन समेटेबल लॉजिकल प्रॉब्लम्स इन ट्रीटिंग आप कह सकते हैं कॉलरा इफेक्टिवली। और इसीलिए उनके लिए जो स्टैंडर्ड मेथड्स हैं उन्होंने सजेस्ट करे थे कि ओरल फ्लूइड्स को आप कह सकते हैं रिकोर्स किया जा सके। जो इनका यहाँ पे ओरल सॉल्यूशन है, इसके अंदर 22 ग्राम ग्लूकोज था ओके, 3.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड हो गया, और 2.5 ग्राम इस यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट हुआ था, और ये पर लीटर वाटर में मिला जाता है बेसिकली ओके। इसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि इन्होंने ही बाद में बताया कि विद इन 2 और 3 वीक्स इनको रियलाइज़ हुआ कि जो ORS ट्रीटमेंट है ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और सही लोगों तक ये पहुंच भी रहा है, और इसके लिए यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेंड या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत ईजिली इसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं और बहुत ईजिली एक्सेसिबल ये रहता है ओके। और इसके बाद ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है इन्होंने ब्रॉडकास्ट करवाई थी और हर इंसान तक पहुँचाई थी ये बात कि आप लोग इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों जो फर्टिलिटी रेट था वो डॉक्टर मौलाना 20 कैंप के अंदर कम हो गया 3% तक, और कंपैरेटिवली ये 20 से 30% तक कम हो गया था। आप कहते हैं इंटरवीनियस जो फ्लूइड है ये पूरा है। तो एक काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है, काफ़ी अच्छा जो यहाँ पे इन्वेंशन और इन्होंने करा था बेसिकली। WHO इवेंचुअली अडॉप्ट करता है ORS को एज द स्टैंडर्ड मेथड फॉर ट्रीटिंग कॉलरा और अदर डायरियल डिजीज से। ओके इनके बाद दोस्तों द लेसेंट के अंदर ORS को कहा गया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी। ये सारी आप कह सकते हैं इनकी अचीवमेंट्स थी, और इतना बढ़िया इन्होंने काम भी करा था अपनी पूरी लाइफ के दौरान। अभी दोस्तों काफ़ी बुरी बात है कि काफ़ी आप कह सकते हैं बैड न्यूज़ रही हमारे लिए कि इनका यहाँ पे देहांत हो गया। अब देखिए दोस्तों अगली न्यूज़ आती है टिपिंग पॉइंट्स ऑफ वार्मिंग को लेके। एक नई स्टडी हमें मिली है जहाँ पे अलग अलग लेवल्स के जो वार्मिंग है हमें पूरी दुनिया भर में देखने को मिलते हैं, और उन्हीं वार्मिंग्स को हमने क्या नाम दिया है, टिपिंग पॉइंट। ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, डिस्कशन करते हैं इसके बारे में, वो सारी बातें जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दुनिया भर में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसे हमें कम से कम रखना था 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक। पर एक नई स्टडी आई है जहाँ से जो एवरेज टेम्परेचर बताया जा रहा है वो है लगभग अबाउट 1.1 डिग्री सेल्सियस का, और ये हायर है दोस्तों प्री इंडस्ट्रियल टाइम से भी ज़्यादा। ओके मैं बता दूं दोस्तों कि जो स्टडी आई है उसके हिसाब से ये वार्निंग दी गई है कि जो थ्रेशोल्ड है काफ़ी सारे सिस्टम्स में वो कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा है करंट लेवल ऑफ वार्मिंग, और इसकी वजह से आप कह सकते हैं सेल्फ परप्यूचेटिंग चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, और उसकी वजह से नॉर्मली किसको दिक्कत होगी, इंसानों को दिक्कत होगी, ह्यूमन बींग्स को दिक्कत होने वाली है डायरेक्टली। जानवरों को भी दिक्कत होती है लेकिन डायरेक्टली हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये चीज़ें पता है हमें कि ये चीज़ें हो रही हैं, बेसिकली दिक्कतें आ रही हैं, उसके बाद भी आप कह सकते हैं हम लोग स्टेप्स नहीं ले पाते हैं। जो रिसर्च है वहाँ पे अपडेट करा गया असेसमेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स, और साथ साथ जो थ्रेशोल्ड्स है वो भी है दोस्तों आप कह सकते हैं बियॉन्ड विच जो चेंज है अर्थ सिस्टम का वो अनकंट्रोलेबल और इरिवर्सिबल बन चुका है। ओके टिपिंग पॉइंट्स क्या है, देखिए दोस्तों काफ़ी सारे डिस्कशंस में क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स के बारे में बताया है, और काफ़ी सारी स्टडीज़ के बारे में भी बताया है। पिछले 15 सालों से दोस्तों टिपिंग पॉइंट्स पे रिसर्च चल रही है, जैसे कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ग्रीनलैंड आइस सीट हो गया, जहाँ पे स्पॉन्टेनियस आपका रिडक्शन हुआ था अमेजन फॉरेस्ट कवर में, मेल्टिंग हो रहे हैं दोस्तों ग्लेशियर वगैरह, सॉफ्टनिंग हो रहे हैं परमानेंट फ्रोजन ग्राउंड्स पोलर रीजन्स के अंदर, और लार्ज अमाउंट में जो कार्बन है ये ट्रैप्ड हो रहा है उनके अंदर। ये सारी दिक्कतें अभी आ रही हैं, और जैसे जैसे कार्बन ट्रैप्ड होगा ऐसे ऐसे गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा, और पानी का लेवल बढ़ेगा दोस्तों तो सारी दिक्कतें चालू फिर से हो जाएंगी। कई सालों से जैसे रिसर्चर्स यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करते हैं 15 आप कह सकते हैं टिपिंग पॉइंट्स, और सबके सब जो को रिलेटेड हैं अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेम्परेचर राइज पे। जो स्टडी है ये वो आइडेंटिफाई करती है 9 ग्लोबल और 7 रीजनल टिपिंग पॉइंट्स को, और ये इन्हें रीअसेस करते हैं अपने डायनामिक्स के लिए और को रिलेशन के लिए विद ग्लोबल वार्मिंग। अगर बात करें हम लोग सेल्फ परपेचुएटिंग साइकिल्स के बारे में, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो राइजिंग टेम्परेचर है वो लार्ज स्केल्स पे होता है क्लाइमेटिक सिस्टम्स की वजह से, जैसे कि ग्लेशियल मेल्ट होना, आर्टिक जो आइस है उसका थिन होना, या फिर आप कह सकते हैं जो सी लेवल है उसका बढ़ना, और ये सब हमें विजिबली हमें देख सकते हैं, और ये चीज़ हमारे सामने हो रही हैं। तो ये पॉसिबल है दोस्तों, एटलीस्ट थ्योरेटिकल तो ये पॉसिबल है कि हमारे पास यहाँ पे आप कह सकते हैं जो चेंजेस हैं या फिर जो रिवर्स हो रहा है ये ओवर द टाइम होता रहेगा, और कहीं ना कहीं जो टिपिंग पॉइंट्स है ये क्रॉस कर जाएंगे, और उनकी जो पॉसिबिलिटीज़ है लो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, और आप कह सकते हैं ये एक बहुत बड़ी दिक्कत एक साथ हमें देखने को मिलेगी, जब भी सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही होंगी। जो ग्रीनलैंड आइस शीट है दोस्तों ये ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है, और ये बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे लिए जहाँ पे हमें जो प्रोसेस है इसका इसके बारे में दिखता है। एज इट मेल्ट्स दोस्तों तो जो हाइट है आइस शीट की वो बढ़ रही, वो भी आप कहते हैं रिड्यूस हो रही है, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो लार्जर पार्ट है वो एक्सपोज हो रहा है वार्मर एयर की तरफ, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं एयर तो वार्मर है तो लो एल्टीट्यूड पे भी दिक्कतें आ रही है एट हायर एल्टीट्यूड। जो एक्सपोजर है वार्मर एयर का वो कहीं ना कहीं एक्सपेडाइट करती है खुद को द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, और जैसे टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर जाएगी उसके बाद ये आप कह सकते हैं सेल्फ सस्टेनिंग बन जाएगा और साइक्लिक सिस्टम में आएगा। तो जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं रिवर्सिबल नहीं है, एक बार आप कह सकते हैं बढ़ गया तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। अगर डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहता है ओके उसके बाद यहाँ पे कुछ ही ट्रीज़ बचेंगी, और कुछ ट्री बचेंगी तो उससे रिड्यूस होगी रेनफॉल रिड्यूस होगी तो स्ट्रेस आएगा ट्रीज़ पर, और एक बार ये दोबारा से चीज़ें बढ़ती जाएंगी, और ये आप कह सकते हैं खुद में ही प्रोसेस बनती रहती है। एक बार दिक्कत आएगी तो ये अपने आप ही आप कह सकते हैं सेल्फली यहाँ पे चीज़ें होती रहेंगी, और वो ख़राब करती जाएगी सिचुएशन पूरी अर्थ की। कई सारे ऐसे एरिया हैं दुनिया भर में जो कि आप कह सकते हैं फ्रोजन रहते हैं पूरे थ्रू आउट द ईयर, और उन्हें हम कहते हैं पर्मा फॉरेस्ट, क्योंकि ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आप कह सकते हैं कई सालों से आप कह सकते हैं नहीं हुई है, आप कुछ भी चीज़ें नहीं आ रही हैं, बेसिकली फ्रोजन रहे हैं, वहाँ कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे अमाउंट में कार्बन जो है वो स्टोर हो जाता है, और वहाँ के जो प्लांट्स हैं जो एनिमल्स हैं वो मरते रहते हैं, डीकम्पोज होते हैं ओवर द ईयर्स जो कि उनके अंदर आ चुके हैं।
तो ये एस्टिमेट लगाया गया कि जो परम फॉरेस्ट की लेयर है ये होल्ड करती है एज मच एज 1700 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन, मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। इन कंपेरिजन दूँ अगर मैं आपको, तो ग्लोबल जो एमिशन है वो मात्र एक साल का हमें देखने को मिलता है 40 बिलियन टन तक का। और इतना जो परम फॉरेस्ट है उसके पास इतना कार्बन अभी से स्टोर है, वो होल्ड कर रही है। अगर जैसे जैसे सॉफ्टनिंग होता है या फिर मेल्टिंग होते जाएंगे परमा फॉरेस्ट लेयर, तो उसकी वजह से कार्बन रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो मेल्ट होते हैं तो जो उन्होंने होल्ड कर रखा है वो एक्सपोज होगा। ओके, तो उससे कार्बन एमिट होगा, और जैसे ही रिलीज होगा दोस्तों कार्बन का, हमारी धरती और गर्म होगी, और हमारी धरती और गर्म होगी तो उससे क्या होगा बेसिकली कि दिक्कतें फिर बढ़ेंगी, और ये पूरी साइकिल जो है ये दोबारा से चलती रहेगी खुद में ही, और पूरी जो टेम्परेचर ये बढ़ता जाएगा, लास्ट में नहीं बचेगा कोई भी इंसान। काफ़ी सारे यहाँ पे और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें कंसिडरेबल रखनी चाहिए और पॉसिबल है कि, क्योंकि जो ऐसा सिनेरियो चलता है वो कहीं ना कहीं ये है कि हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस से भी एक्सीड कर जाएंगे। काफ़ी सारी हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन आई है जिसके अंदर कुछ बातें बताई गई हैं बाय दी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की तरफ से। ये बोला जाता है कि मोस्ट ऑफ दीज टिपिंग पॉइंट्स ये क्रॉस कर चुके हैं 1 से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक। और ये जो टिपिंग पॉइंट्स है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो करंट लेवल है आप कह सकते हैं वार्मिंग का, उसको बता रहे होते हैं। ओके, मैं बता दूं कि अभी इस टाइम पे 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मर है। ओके, और ये लोअर एंड पे है टेम्परेचर रेंजेस का एटलीस्ट 5 टिपिंग पॉइंट्स में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये जो सेल्फ परपिचुएटिंग जो चेंजेस आते हैं ये पॉसिबली अगर चालू होते हैं तो फॉर वार्मिंग बिटवीन 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक ही रहेगा। और 6 पॉइंट्स ऐसे हैं दोस्तों जो कि आप कह सकते हैं बढ़ेंगे, और 4 ऐसे हैं जो कि हमें पॉसिबली देखने को मिल सकते हैं। ओके, अभी दोस्तों मैं बता दूं कि ऑथर ये भी बोलते हैं कि जो असेसमेंट है उनके द्वारा जो देखा गया है, स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है उनके पास कि हमें यहाँ पे अर्जेंट एक्शन चाहिए मिटिगेट क्लाइमेट चेंज का, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं अभी हमने देखा पेरिस एग्रीमेंट का ग्लोबल को लेके भी। ओके, पेरिस एग्रीमेंट गोल जो है बेसिकली उसके अंदर लिमिट कर दिया गया वार्मिंग को टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक, और प्रेफरेबल है दोस्तों ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि ये सेफ नहीं बताया जा रहा है। ओके, जैसे ये क्रॉस करता है मल्टीपल टिपिंग पॉइंट्स में तो ये दिक्कतें आएंगी। और ये जो CTP आपका क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट जो है ये कहीं ना कहीं जनरेट करेगा एक पॉजिटिव फीडबैक जो कि इंक्रीज कर सकता है, आप कह सकते हैं क्रॉसिंग अदर CTPs। यहाँ पे कुछ पॉलिसीज रिस्पॉन्स है हमारे, जैसे कि जो फाइंडिंग्स आई एक्सपेक्टेड है कि वो आप कह सकते हैं एम्पलीफाई कर सकती है वॉइसेज की, हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपने एफर्ट्स कि किस तरीके से हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर पाएंगे ग्लोबल वार्मिंग को। 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है ऑफ IPCC जो कि रिलीज हुई थी इसी साल, जहाँ पे आप कह सकते हैं ग्लोबल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज के बारे में बताया गया, और उनका जो पीक रहेगा वो 2025 तक रहने वाला है। उसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय 43%। करंट लेवल जो है वो 2030 तक है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों हम लोग इस जो टारगेट है इसे अचीव कर पाएंगे। और जो करंट लेवल ऑफ एफर्ट्स हैं उनकी वजह से जो वर्ल्ड है दोस्तों वो इस बात पे कि वो कहीं ना कहीं 2 डिग्री से ज़्यादा आप कह सकते हैं पहुंचा सकता है। 21वीं जब सदी आएगी, हमारी 20th सेंचुरी है ना, जब 21वीं सदी आएगी तब उस टाइम पे 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। कई सारी यहाँ पे कंट्रीज हैं जो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करती हैं एम्बिशन ऑफ देयर क्लाइमेट एक्शन ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, और कई सारी ऐसी जिनका प्रोग्रेस है वो चलता हुआ जा रहा है, पर स्लो डाउन है प्रोसेस। इसीलिए जो इम्पैक्ट है यूक्रेन वॉर का वो पड़ा था डायरेक्टली एनर्जी सप्लाई चेन्स के अंदर दुनिया भर के अंदर। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं। इस पूरे टॉपिक से थोड़ा जल्दी कवर करा है मैंने, क्योंकि आपको जो चीज़ जल्दी समझ में आएंगी आप चीज़ें रिलेट कर पाएंगे, और रिलेट कर पाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, तो आई होप कि आपको पूरा जो ये आर्टिकल ये समझ में आया होगा कि आखिर किस तरीके से जो टिपिंग पॉइंट्स है यहाँ पे आप कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वो प्रॉब्लम दे सकता है डायरेक्टली किसको, हम लोगों को। लास्ट दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है सितंबर महीने से, कि सितंबर महीना जो है वो 5th वार्मेस्ट रहा 143 ईयर्स के अंदर। डायरेक्टली ये न्यूज़ आई है और रिकॉर्ड कराया गया है दोस्तों कि टेम्परेचर राइज हुआ है 0.88 डिग्री सेल्सियस तक ओवर द 20th सेंचुरी। ये जो रिपोर्ट आई है ये आई है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। ओके, यूएस बेस्ड NOAA ने यहाँ पे कंफर्म करा था 2022 में कि फीचर रहेगा दोस्तों अमंग 10 वार्मेस्ट ईयर एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ। ओके, और साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि हायर देन नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड करा गया था ओवर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउदर्न एशिया, एटलांटिक, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका रीजन्स के अंदर, और नियरली नॉर्मल से कोलर रखा गया टेम्परेचर रिकॉर्डेड ओवर यूरोप, नॉर्दर्न एशिया, और काफ़ी सारे जो इंडिया के पार्ट्स है वहाँ पे, और जो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन हो गया वहाँ पे, ये सारी चीज़ें इन्होंने रिपोर्ट करी थी। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एवरेज रेनफॉल है वो ओवर हो चुकी है नॉर्दर्न और साउदर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल यूरोप या कैरेबियन आइलैंड हो गया आपका, साउथ ईस्टर्न जो US है वहाँ पे। और लास्ट में दोस्तों जो सी आइस एक्सटेंट है उसका कवरेज भी ड्रॉप हो गया था, 8th लोएस्ट हुआ था ये अब तक का। जो आर्टिक सी है दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रेच है वो रहा लगभग आपका 5.95 लाख स्क्वायर माइल्स तक का, जो कि बिलो है 1981 से लेकर 2010 की एवरेज से भी। और यही बात करें हम लोग अगर एंटार्क्टिक सी के बारे में, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं जो हमारा कवरेज है आइस सी एक्सटेंट तक का वो कम हो गया 1.90 लाख स्क्वायर माइल्स तक का, जो कि बिलो एवरेज है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस बार हमें देखने को मिली। टेम्परेचर बढ़ा
तो ऑब्वियसली ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आर्टिक और एंटार्क्टिक जो सी है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। वहाँ की जो आइस है बेसिकली जो उसकी रेंज है वो कम होगी और ये हमें पता लगता है। ओके, आई होप कि आपको अब चीज़ें समझ में आई होंगी क्या क्या किस तरह की बातें जो हैं वो आती हैं, पता लगती हैं हमें। अगर अभी कोई आपका डाउट है या फिर आपके पास कोई भी सजेशन है हमारे लिए तो उसको बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।